बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 6। बहुत सिंपल सा इजी सा चैप्टर है हम लोगों के पास, और ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। मतलब कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए, इजीली आप लोगों को चीजें समझ आ जाएंगी। मोस्टली ये जो चैप्टर आप लोगों ने रीड किया हुआ है वो आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये बिल्कुल उसी से रेलिवेंट है। साथ में आप लोगों ने अपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा था, उससे रेलिवेंट कुछ चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर जब आप लोग चैप्टर नंबर 3 में गए थे तो वहां पर आप लोगों ने जहां पर ओवरहेड्स को अंडर एंड ओवर अप्लाइड के बारे में आप लोगों ने देखा था, कुछ चीजें उससे रेलिवेंट आपके पास आ जाएंगी। तो ऐसा कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सिर्फ हम लोगों ने ना यहाँ पर आकर इसको जरा गो थ्रू करना है, जरा रिवाइज कर लेना अपनी चीजों को। तो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन में सबसे पहली चीज अकाउंटिंग फॉर एन इन्वेंट्रीज। हमारे पास जो इन्वेंट्रीज की कैलकुलेशंस के मेथड्स होते हैं वो हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास होता था पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड एंड द अदर वन इज परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। ये आप लोगों ने IS 2 इंट्रो टू अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर लिया था, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वहां पर भी हम लोगों ने इन चीजों को देखा था। बेसिकली पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड होता है कि आप लोगों ने ना इन्वेंट्री की का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ होता। आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेंट्री को जाके कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता चल जाता है। और ड्यूरिंग द ईयर आप जो भी अपनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हो तो वो आप लोग डेबिट कर रहे होते हो परचेजेज अकाउंट को। इन्वेंट्री अकाउंट है नहीं तो इन्वेंट्री अकाउंट को नहीं डेबिट करते, आप लोग डेबिट कर रहे होते हो उस टाइम पर परचेज अकाउंट को। ऑलराइट। और क्रेडिट कर देते हो कैश या पेएबल। कैश या पेएबल, कैश में बैंक एंड कैश इन हैंड दोनों शामिल होते हैं, और अगर ऑन क्रेडिट है तो साथ में पेएबल आ जाता है। तो हम लोग जाकर अपनी परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें हमारी टोटल परचेजेस का पता होता है। जाकर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल जब हम लोगों ने डिटरमिन करनी होती है तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। तो पीरियोडिक मेथड मींस पीरियड एंड मेथड कि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री की कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बेफिक्र रहना है। एट द एंड ऑफ द पीरियड जाकर काउंट कर लेंगे, जितनी चीजें रखी होंगी वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी किस्म की कोई चोरी हो जाती है या मिस हैंडलिंग से किसी किस्म की कोई इन्वेंट्री का नुकसान हो जाता है तो आपका स्टोर कीपर आपको नहीं बताएगा, तो वो आप लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। तो वो जितना भी इन्वेंट्री में ड्यूरिंग द ईयर लॉस होता है वो सारे का सारा कॉस्ट ऑफ सेल को ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। तो आप लोगों को अलग से लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो देखिए फर्स्ट मेथड हमारे पास था पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। इसकी ये जरा थ्योरी रीड करें जल्दी से। कर लिया आप लोगों ने रीड? किसी किस्म का कोई इशू इसमें? क्या सारी बातें क्लियर हो गई ना? तो रीड करने की जरूरत तो नहीं है ना अब? चले अब आते हैं हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड पर। अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड एज कंपेयर टू पीरियोडिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इसमें ना थोड़ी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है कि आप लोगों ने ना ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। उसकी हर एक मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या इन्वेंट्री में इनफ्लो हो रहा है, क्या इन्वेंट्री से आउटफ्लो हो रहा है। और यहाँ पर आप लोगों ने फिर इन्वेंट्री जो मेंटेन करनी होती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो 3 किस्म की इन्वेंट्री को मेंटेन करना होता है कि आपके पास रॉ मटेरियल कितना मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस आपके पास कितना है, आपके पास फिनिश्ड गुड्स कितनी है, फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल में कितना चार्ज हो रहा है। आपको ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड करनी होती है। डिफरेंस किस चीज का आ जाता है कि अब आपको परचेजेस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। परचेजेस बेसिकली इनफ्लो ऑफ इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में इंक्रीज है कि जब आप लोग रॉ मटेरियल परचेज करोगे ना तो अब आप लोग परचेजेज अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, अब आप लोग डेबिट करोगे अपने रॉ मटेरियल के अकाउंट को, और कैश या पेबल के अकाउंट को आप लोगों ने जाकर क्रेडिट कर देना है। ये बात क्लियर सब बच्चों को?
तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, आपने अपने पास इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, आप उसकी वैल्यूएशन वगैरह भी कर रहे हैं, जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि फाइफो मेथड से है या वेटेड एवरेज मेथड से है। जब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना होना चाहिए। वैल्यूएशन एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आपको ये पता हो कि इन यूनिट्स आपके पास आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए। अब आप वेयर हाउस में गए, अब है आपकी मर्जी कि वैसे तो आपको वेयर हाउस जाना चाहिए, जाके रिकॉन्साइल करनी चाहिए, क्या जितनी आपका इन्वेंट्री लेजर कार्ड इन्वेंट्री बता रहा है क्या वेयर हाउस में भी उतनी ही इन्वेंट्री मौजूद है या कम ज्यादा है। तो आप लोग ये जाकर जरूर कंपेयर करो। जैसे ही आप कंपेयर करोगे और किसी किस्म का कोई मिसमैच आ गया तो आपने उसको जाके फौरन से आइडेंटिफाई कर लेना है। सपोज कि वेयर हाउस में इन्वेंट्री कम रखी हुई है और आपके मुताबिक यूनिट ज्यादा होने चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि किसी किस्म की कोई चोरी हुई है, मिस हैंडलिंग हुई है, किसी किस्म का कोई फ्रॉड हुआ है या क्या रीजन थी, आप लोग उसको जरूर आइडेंटिफाई करोगे। ये भी जरूरी नहीं है कि किसी किस्म की चोरी ही हुई हो, कि स्टोर कीपर ने ही कोई दो नंबरी की हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाते हुए आप लोगों से मिस्टेक हो गई हो, कि आपने इश्यू करने थे कुछ यूनिट्स, आपने रिकॉर्ड किया कुछ और, परचेज किए कुछ और यूनिट, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए आपसे मिस्टेक हो गई। तो उन तमाम चीजों को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर जब आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन करना होता है तो वो पीरियोडिक मेथड की तरह आप लोगों ने ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग नहीं कर, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल का भी आप लोग अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हो। एनी डाउट? चलें अब परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड को रीड करें। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा पैसेज जो आप लोगों को समझ ना आया हो? ऑल क्लियर? आगे चलें। चले, ये तो था ना इसका जरा इंट्रोडक्शन वगैरह। तो ऐसा ऐसा हम जरा इसकी अकाउंटिंग की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने लगे अकाउंटिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज। अच्छा, उसके लिए देखें, कॉस्ट फ्लो रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इन्वेंट्रीज थ्रू वेरियस लेजर्स until cost are sold and close to cost of sales. In this chapter, we will discuss how three elements of the cost: material, labor and production overhead. इससे पहले अगर आप लोग देखें ना, जितने भी आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े थे, सबसे पहले आप लोगों ने मटेरियल इन्वेंट्री के ऊपर फोकस किया पहले दो चैप्टर्स में, फिर आप लोग आ गए थे प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह के ऊपर, फिर आप लोगों ने लेबर को डिस्कस किया। ये वो चैप्टर है जो तीनों को एट अ टाइम आके डिस्कस करने लगा है। तो उन तमाम से रेलिवेंट कॉस्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंबाइन टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब इससे पहले जो हम लोग काम करते थे ना, वो था कि सेलिंग प्राइस को किस तरह से डिटरमिन किया जाए, कि कॉस्ट ऑफ यूनिट्स क्या होगी, तो उसकी मदद से हम लोग सेलिंग प्राइस को डिटरमिन करते थे। यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि अपनी तमाम तरह इन्वेंट्रीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए हमने देखना है कि जो यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर हम लोग सेल कर रहे हैं, उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है हमारे पास। As a simple straight point, for a retail company, the cost of goods sold is simply the purchase price of the goods. उसके बाद देखें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। The accounting system must be identify these costs and then transfer them into finished goods, usually via work in process, thus into cost of sales। और इस सारी बात के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों को स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, तब आप लोगों को पता चलना है कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगी। उसमें आप लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को भी अकाउंट फॉर करना है, वहां से लेकर जाएंगे फिनिश्ड गुड्स में, और उधर से आपको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो वो बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है इसमें हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस की हुई है। तो इस वजह से ये लेजर मैंने आपको बना के बताए थे, क्या याद है आप लोगों को? इन्वेंटरी वैल्यूएशन के चैप्टर्स वगैरह में हम लोगों ने ये लेजर्स किए थे ना? अच्छा, अब देखें, तो उसके ऊपर हम लोग को कुछ ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे। हम लोगों ने सबसे पहले देख किए थे ना हम लोगों ने। तो अब सबसे पहली चीज,
कि अगर आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज किया। जब आप लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हो तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करोगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अकाउंट को डेबिट करोगे और कैश या पेबल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो आपके पास ये वाली एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। ऑलराइट, ये पहला लेजर है मटेरियल का, आपने ये वाली एंट्री आके रिकॉर्ड करते हैं। फिर इस रॉ मटेरियल को आप लोगों ने लेके जाना है वर्क इन प्रोसेस में। डायरेक्ट मटेरियल होगा तो जाएगा वर्क इन प्रोसेस में, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो जाएगा FOH का पार्ट बन जाएगा। ऑलराइट, तो आपको बता देगा कि मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जितना भी मटेरियल इशू हो रहा होता है वो सारे का सारा डायरेक्ट होता है, फिर वो वर्क इन प्रोसेस का ही पार्ट बनेगा। तो जब इसको इशू करते हैं फॉर प्रोडक्शन तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट, तो ये यहां पर आ जाए। ऑलराइट, फिर इस मटेरियल के ऊपर ना कुछ लेबर लगानी है हम लोगों ने। तो जब लेबर लगाएंगे तो लाजमी बात है लेबर को पे भी करना है हम लोगों ने। जब लेबर को पे कर रहे होते हैं, जो लेबर एक्सपेंस आता है, तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? लेबर अकाउंट। ये वेजेस अकाउंट भी हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट भी हो सकता है, पेरोल अकाउंट भी हो सकता है, तो कुछ भी नेम हो सकते हैं। इस अकाउंट को करेंगे डेबिट और कैश या पेएबल को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। अब ये लेबर भी दो तरह की है, डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट लेबर है तो जाएगी वर्क इन प्रोसेस में, और अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो जाएगी FOH का पार्ट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर यहां पर बात करें डायरेक्ट लेबर की, तो इसने कहां जाना है? वर्क इन प्रोसेस में। तो जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे इसकी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड लेबर अकाउंट क्रेडिट। अब अगर सपोज इसके साथ इनडायरेक्ट भी होती, मटेरियल भी और इनडायरेक्ट लेबर भी, तो वो पहले FOH प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनती, साथ में इसके बाकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे। वो जो ओवरहेड्स आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किए होंगे, उसकी जो एक्चुअल ओवरहेड्स, उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी? एक्चुअल ओवरहेड्स पेड, तो उसकी जर्नल एंट्री FOH अकाउंट डेबिट एंड कैश, या अगर पे नहीं किया हुआ तो पेएबल आ जाएगा, पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, इसमें से वर्क इन प्रोसेस में कितना लेकर जाना है? तो ये एक्चुअल नहीं जाते, जाते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ये बात याद रखिएगा कि प्रोडक्शन ओवरहेड की डेबिट साइड पर एक्चुअल ओवरहेड्स रिकॉर्ड होते हैं। जितने हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर ओवरहेड्स किए हैं इन एक्चुअल, वो रिकॉर्ड होंगे। लेकिन जो यहां से वर्क इन प्रोसेस को लेके जा रहे हैं, ये कौन से वाले होते हैं? एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। और ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे आएंगे आप लोगों के पास? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का पता आप लोगों को कैसे चलना है? OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आप लोगों ने बेस रखी हुई होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, लेबर आवर है, मशीन और है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आएंगे। ये चार्ज कर दोगे किसको? वर्क इन प्रोसेस को। और अगर किसी किस्म के कोई नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट को कोई हम लोग पे कर रहे हैं, किसी किस्म का कमीशन वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट होंगे, कैश या पेबल क्रेडिट होगा। लेकिन ये मूव कर जाते हैं किधर? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। वर्क इन प्रोसेस से आपकी वर्क, आपकी जितनी भी रॉ मटेरियल था उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया, आपने लेबर भी लगा दी, आप एक्स्ट्रा ओवरहेड्स भी लगाए जा रहे हैं। जब इसके ऊपर काम होगा तो ये मूव कर जाएगा किसके पास? फिर और एंट्री फिर क्या बन जाएगी हमारे पास? फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब यहां पर ना उसने भी ओपनिंग क्लोजिंग की कोई बात नहीं की, तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जर्नल एंट्री क्या होगी? बताओ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जर्नल एंट्री क्या? अच्छा, कौन सी साइड पे लिखूंगा? कौन सी साइड पे लिखूंगा? ये इधर। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन रही है? और
ओपनिंग क्रेडिट हो रहा है, कोई जर्नल एंट्री नहीं होती ओपनिंग की। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। तो इसका जर्नल एंट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका फर्क ओपनिंग और क्लोजिंग का सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर पड़ना है कि इन केस अगर किसी किस्म का कोई ओपनिंग क्लोजिंग है तो ये जो अमाउंट आप मूव कर रहे हो ना फिनिश गुड्स में, सिर्फ इसमें फर्क आना है। और जर्नल एंट्री कोई नहीं होती लेजर में, बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। ओके। अच्छा, फिर फिनिश्ड गुड्स मूव कर जाएंगे कहां पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएंगी। और ये यहां से, तो जब ये फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोसेस से आई थी तो फिनिश्ड गुड डेबिट हुआ था और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। लेकिन फिनिश्ड गुड को क्या आपने अपने पास संभाल के रखना है, कहां लेके जाना है, सेल करने की तरफ जाना है, तो उसके लिए आप लोग फिनिश्ड गुड्स को क्रेडिट करोगे लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा। ऑलराइट, किसी किस्म का कोई इशू? चलिए, ये लेजर समझ आ गए सब बच्चों को। नेक्स्ट देखें, ये स्टेप नंबर 1 2 3 4 कि आप लोगों ने सबसे पहले इन्वेंट्री को परचेज करना है। पहला स्टेप इन्वेंट्री का परचेज करना, तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, रिकॉग्नाइज कॉस्ट इन एप्रोप्रिएट कॉस्ट अकाउंट, मतलब रॉ मटेरियल के तौर पर उसको रिकॉर्ड करो। फिर इन्वेंट्री इज इशू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कहते हैं ट्रांसफर करो कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स इनटू द वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद क्या करना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द, तो जो आपने रॉ मटेरियल दिया था उसके अगेंस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट ले लो उससे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो भी था उससे। तो फिर ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इनटू, और फिर इस फिनिश्ड गुड्स को क्या करना है, जाके सेल कर दो। तो जब सेल करोगे तो ट्रांसफर करोगे कॉस्ट फ्रॉम द फिनिश्ड गुड्स अकाउंट इनटू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इनकम स्टेटमेंट, टू बिकम पार्ट ऑफ, और वहां पे ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाएगी। एनी डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, ये है आपके पास 3 टाइप्स के इन्वेंट्रीज, तीनों ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज करंट एसेट रिकॉर्ड होते हैं। कि अगर आपके पास रिटेल बिजनेस है तब तो आप लोगों ने जाके सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स ही अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखा करता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने अब अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखनी है ना, वो तीनों टाइप्स की लिखनी है। कि आपके पास रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द पीरियड, वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या है। ऑलराइट, इनको सिर्फ एक मरतबा रीड करना है आप लोगों ने जल्दी से। इसमें किसी किस्म का कोई डाउट, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत? ऑल क्लियर? चल, अब ये दोबारा से उन्होंने सेम वैसे ही कोई अकाउंट्स वगैरह बना के दे दिए। सिर्फ इसमें क्या कहते हैं कि जो आपकी नॉन प्रोडक्शन वेजेस वगैरह होंगे ना, तो वो नॉन प्रोडक्शन वेजेस अकाउंट का ही पार्ट बननी चाहिए। मतलब ये जो वेजेस की टर्म, देखिए मटेरियल दो तरह का होगा, डायरेक्ट मटेरियल एंड, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट बनेगा। ऑलराइट, ये कभी भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो आपके पास वेजेस है ना, ये ऐसे समझिए जैसे 3 किस्म की हैं। एक डायरेक्ट जो वर्क इन प्रोसेस में जाएंगी, इनडायरेक्ट जो एफओएस का पार्ट बनेगी, और ऐसी वेजेस जो आपके सेलिंग डिपार्टमेंट के से रेलिवेंट हैं या जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हैं, तो वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगी। तो वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाते हैं, मतलब जिनका हमारी फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज होते हैं। तो देखिए यहां से उन्होंने वो उठाई, कहते हैं कि अगर वेजेस आपके पास डायरेक्ट हैं तो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर देना। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई हमारे पास नॉन प्रोडक्शन वेजेस हैं, कि मैंने देखे अपने एडमिन स्टाफ को जो सैलरी पे की होगी, मैंने जो सेलिंग डिपार्टमेंट वालों को जो कमीशन वगैरह पे किए होंगे, वो भी तो वेजेस अकाउंट में ही रखे होंगे। ऑलराइट, तो यहां पर सारी वो वेजेस शामिल हैं, इनमें से आप इसकी क्लासिफिकेशन करना। तो ये जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड वाली है, ये आपके नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का ही पार्ट बन जाएंगी। इसमें बाकी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल करेंगे और यहां से इसको चार्ज कर देंगे हम प्रॉफिट और लॉस को। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा,
अब ये चीज अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ी थी। क्या कि आप लोगों ने OAR को फाइंड करना होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। उसको आप लोगों ने एक्चुअल जो आपके पास बेस बनाते हो जिसको भी, उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करवाते हो, तो आप लोगों को मिल जाती है आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को कंपेयर करना होता है एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को कंपेयर करना होता है एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ। तो कभी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा मिलेंगे और कभी कम मिलेंगे। अगर एक्चुअल ओवरहेड से कम है एब्जॉर्ब तो कहलाएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, और अगर एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्ब। चाहे अंडर एब्जॉर्ब है चाहे ओवर एब्जॉर्ब है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाके चार्ज होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को कम ज्यादा करेगा। अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब जब आप लोग अपना एफओएच का अकाउंट बना रहे होते हैं, एफओएच, ये बात कंफर्म है कि यहां पर एक्चुअल आएंगे जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिए। सपोज के 100 रुपीज आपने पे कर दिए। अब जो एब्जॉर्ब्ड हैं, जो आप वर्क इन प्रोसेस में लेकर गए, अगर वो आप लेके चले गए 80, जबकि एक्चुअल हुए थे एट द एंड ऑफ द पीरियड 100, तो ऐसा नहीं है जैसे अंडर एब्जॉर्ब हो गया। तो अंडर एब्जॉर्ब की सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द पीरियड यहां पर आपने 20 लिखना है, लेकिन अब इस 20 को वर्क इन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाना। अब इसको लेकर जाना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी कहां पर कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बना। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ना लिखना, यहाँ पे लिखना कॉस्ट ऑफ सेल। और अंडर एब्जॉर्ब की सिचुएशन में ये जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर कि आपका एक्सपेंस ज्यादा था, आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ था, तो जितनी डेफिशिएंसी थी उतने से कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज कर दो। तो अब वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स वगैरह को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अब वहां तक पहुंच चुके हैं। बात क्लियर? और अगर इसका उलट हो जाए हमारे पास कि वर्क इन प्रोसेस को जो हम लोगों ने एब्जॉर्ब ओवरहेड चार्ज किए वो 110 के चले गए, एक्सपेंस कम हुआ लेकिन आप लोगों ने ज्यादा चार्ज कर दिया, तो ऐसा नहीं है जैसे कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज हो चुकी होगी, है ना ऐसा? तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपने 10 यहां पे लिखना है और इसको लेकर चले जाओगे, और अब ये है ओवर एब्जॉर्ब्ड। अब ओवर एब्जॉर्ब की सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या बन रही है आपके पास, एफओएच अकाउंट डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल का क्रेडिट करना, उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कॉस्ट है, एक्सपेंस है, डेबिट नेचर, और आप उसको क्रेडिट कर रहे हो, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल को, तो देखिए ऐसे ही तो था कि एक्चुअल 100 का एक्सपेंस हुआ था, आपने 110 एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया हुआ है, तो उसको कम ही तो करना था। अब ओवर एब्जॉर्ब की सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी एंड अंडर एब्जॉर्ब की सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? चलें जल्दी से ये वाला पैसेज पढ़ें और ये ट्री डायग्राम देखें, शाबाश जल्दी करें। एनी इशू? ऑल क्लियर? अच्छा, अब यहां पर भी उन्होंने यही कहा कि आप लोगों ने प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट लेना है, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर 3। तो यहाँ पर अब इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ये प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास कैसे आएगा। लेकिन जब यहाँ पे देखें ना, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड की। प्रोडक्शन ओवरहेड में वो कहता है ड्यू टू प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट, या तो आप कम एब्जॉर्ब करोगे ओवरहेड्स को या ज्यादा कर दोगे। तो उधर ना यहाँ पर एक एग्जांपल दे दी, यहाँ पर जो उसने एग्जांपल दिया है ना इस फ्लो चार्ट से, वो बेसिकली अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड की है, ओवर की नहीं है, ओवर एब्जॉर्ब की नहीं है, अंडर एब्जॉर्ब। अब देखिए यहाँ पर लाजमी बात है एक वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर जो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज की वो कम है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग इस साइड पर आए हैं। अगर ये 80 की जगह पे होता 110 120 130, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड पे पाई जाती। लेकिन चाहे डेबिट पे हो चाहे क्रेडिट पे हो,
जाएगी कहां पर? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बने। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करें। और एग्जाम्पल नंबर 1 पहले भी हम लोगों ने इसको वैसे किया हुआ है, नहीं सिर्फ इतना बताएं अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर या ओवर कितनी अमाउंट के साथ है, सिर्फ इतनी बात बताएं मुझे जल्दी से। सिर्फ ये बताएं कि अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर। अच्छा, जो डाटा आप लोगों को दिया गया था उसके मुताबिक देखें, हमारे एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड कितने हैं, और हम लोग बेस किसको बना रहे हैं, और बजटेड लेबर आवर्स कितने हैं। तो जब हम लोग ओ ए आर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी? 3 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। एम आई राइट? अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्चुअल लेबर आवर जो कि हमारे पास 40,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 किया हम लोगों ने, तो जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की वैल्यू हमारे पास आनी है वो आएगी, ये वो हैं जो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिए। जबकि एफ ओ एच डेबिट कितनी अमाउंट से हैं? इन एक्चुअल 140 के साथ, तो हम लोगों ने कम चार्ज किया हुआ है, तो अंडर एब्जॉर्ब आ जाएगा कितने का? 20,000 का अंडर एब्जॉर्ब। ये बात क्लियर? इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अंडर एब्जॉर्ब की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड एफ ओ एच क्रेडिट हो जाएंगे। कोई डाउट? अच्छा, अब देखें यहां पर उसने हमें ये डाटा सारा प्रोवाइड किया और साथ में कहता है नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ ईयर 6 द कंपनी यूजेस एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड यूजिंग डायरेक्ट लेबर और रेट। तो अब हम लोगों ने ना उसको जरा जर्नल एंट्रीज बतानी थी। तो जर्नल एंट्रीज के लिए देखें, ये आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, उसके लिए लाजमी बात है अब उसने कहते हैं किसी किस्म का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, जितना रॉ मटेरियल परचेज किया उतना ही हम लोगों ने इशू भी कर दिया। डायरेक्ट लेबर भी जितनी हम लोगों ने की वो सारी की सारी हमारी वर्किंग इन प्रोसेस का पार्ट बन गई। तो आप लोगों ने यहाँ पर ना सबसे पहले इन कॉस्ट को रिकॉर्ड करना था। मतलब देखिए, जब आप लोग फ्लो चार्ट ऊपर बना रहे थे तो मटेरियल की बात करते थे तो पहले मटेरियल को डेबिट भी तो करते थे, लेबर को डेबिट भी तो करते थे, एफ एच को डेबिट भी तो करते हैं ना। तो सबसे पहले आपने इनको डेबिट करना है। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आप लोगों ने जाके मटेरियल अकाउंट को डेबिट किया, लेबर अकाउंट को डेबिट किया, एफ एच को डेबिट किया इन अमाउंट्स के साथ, और क्रेडिट कर दिया कैश या पेएबल्स इनके टोटल के साथ। और इनका टोटल हमारे पास बन रहा है 430। ये आपके पास फर्स्ट जर्नल एंट्री ये बन गई। चाहो तो इसकी एक ही एंट्री रिकॉर्ड कर दो या फिर 3 डिफरेंट एंट्रीज रिकॉर्ड कर दो। मटेरियल अकाउंट टू कैश या पेएबल, लेबर अकाउंट टू कैश या पेएबल एंड एफओएच अकाउंट टू कैश या पेएबल, 3 एंट्रीज या कंबाइंड एंट्री आप पे डिपेंड करता है। अब कंबाइंड एंट्री के लिए क्या चीज क्या लिखेंगे? ये सारे डेबिट हो जाएंगे, मटेरियल अकाउंट डेबिट, लेबर अकाउंट डेबिट, एफओएच अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे कैश या पेएबल्स अकाउंट को। क्लियर? क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखें, आपने इन तमाम अकाउंट्स को डेबिट कर दिया, तो क्या अब आप लोगों ने इनको क्रेडिट नहीं करना? करना है ना। अब देखो, मटेरियल को क्रेडिट करोगे तो किसके पास लेके जाओगे? अगर वेजेस को क्रेडिट करोगे तो किसके पास लेके जाओगे? वर्क इन प्रोसेस। और प्रोडक्शन ओवरहेड को क्रेडिट करोगे तो किसके पास लेके जाओगे? तो ऐसा नहीं है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, लेबर अकाउंट क्रेडिट एंड एफओएच क्रेडिट। लेकिन मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट कौन सी वैल्यू के साथ करोगे? 130, जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट। क्लियर? और आप लोगों ने डायरेक्ट लेबर अकाउंट को क्रेडिट कौन सी वैल्यू के साथ करना है? 160, जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट। और एफओएच को क्रेडिट कितनी अमाउंट से करना है?
120 एब्जॉर्ब ओवरहेड, एक्चुअल नहीं चाहिए, बस यही इधर था कि यहाँ पर जब आप प्रोडक्शन ओवरहेड पे जाते हैं ना और उसको क्रेडिट करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस में अब हमेशा याद रखना एक्चुअल ओवरहेड नहीं जाते, वर्क इन प्रोसेस में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जाएंगे विच इज इक्वल टू 120। तो यहां पर भी चाहें तो आप कंबाइन एंट्री बना दें और चाहें तो अलग अलग एंट्रीज। कंबाइन एंट्री, अब वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा 410 से, वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा 410 से, 130 प्लस 160 प्लस 120, 410 से। और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हुआ 130 से, लेबर अकाउंट क्रेडिट हुआ 1 से, और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट हुए बाय 120 से। किसी को कोई डाउट? चाहे तो तीनों अलग अलग एंट्रीज रिकॉर्ड कर लें, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फिर जब आप लोग जाएंगे तो वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट हो चुका है कितनी अमाउंट से? 410 से, शाबाश। तो आपको बताया गया है किसी किस्म का कोई ओपनिंग क्लोजिंग है, तो जब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, जितनी अमाउंट से वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ, ये देखें। अब ऐसे समझे जैसे यहां तक 410 पहुंच गया, आ गया, तो इसने कहां जाना है? तो यहां पर 410 ट्रांसफर कर दोगे तो ये फिनिश गुड्स में यहां पर आ गया, और एंट्री क्या बन जाएगी? फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस। फिर फिनिश गुड्स का भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, क्वेश्चन में बताया नहीं गया ना, उसका फर्क सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के ऊपर आएगा कि जो हमने ट्रांसफर करनी है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन एंट्री क्या होगी? फिनिश गुड्स को क्रेडिट करोगे और डेबिट कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल को। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट? और एंड में जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो ट्रांसफर हो जाती है प्रॉफिट और लॉस को। तो एंट्री क्या बनती है? हाँ जी, देखो ना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल हो गई डेबिट, तो जब ट्रांसफर करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और प्रॉफिट और लॉस काउंट डेबिट, क्या इनकम स्टेटमेंट। कोई डाउट? और जब यहां तक पहुंच जाओगे तो फिर आओगे इस 20,000 के अंडर एब्जॉर्प्शन के ऊपर और इसकी रिकॉर्डिंग करोगे। अब इसकी रिकॉर्डिंग क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस काउंट का हमने चार्ज करनी है ना, वो 120 के साथ नहीं जाएगी, वो 140 की ही जाएगी जो एक्चुअल हुए। डन? कोई डाउट? चले, अब जरा आप इसकी जर्नल एंट्रीज को देखें। क्या आपको ये फर्स्ट जर्नल एंट्री समझ आ गई? रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट, ये क्लियर हो गई। उसके बाद देखें ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट इनटू, तो अब यहां पर उसने 3 डिफरेंट एंट्रीज बना दी, आप कंबाइन भी करके रख सकते थे, लेकिन आपको इन अमाउंट्स की समझ आ चुकी होगी जितनी भी लिखी होगी। क्लियर? उसके बाद देखें फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस, फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, कितनी अमाउंट? 20,000 के साथ। क्लियर? और ये अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, ये अंडर एब्जॉर्प्शन की उसने कैलकुलेशन, अंडर एब्जॉर्ब हमारे पास। आई होप कि सारी बातें क्लियर। ये देखें यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज भी लिख दी है। किसी किस्म का कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? चले, अकाउंटिंग एंट्रीज इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज ना आप लोगों ने पढ़ ली है, मैं आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखिए, सबसे पहली एंट्री आप लोगों के पास क्या आ रही है? कहते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है रॉ मटेरियल को भी, लेबर को भी और एफओएच को भी। तो सबसे पहले हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी किससे रेलिवेंट? रॉ मटेरियल से रेलिवेंट पहली एंट्री हमारे पास क्या आएगी? तो जब परचेज करोगे तो क्या जाके रिकॉर्ड करोगे? इन्वेंट्री को डेबिट कर दो, इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट लिख लो, इन्वेंट्री अकाउंट लिख लो, रॉ मटेरियल अकाउंट लिख लो, कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या नाम रखा हुआ है अपने अकाउंट का। क्लियर? तो यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और पेएबल या कैश। फिर इस इन्वेंट्री का आपने क्या करना है? इशू। तो ये देखो, इशू करोगे रॉ मटेरियल टू, तो जब इशू करोगे तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? वह अगर डायरेक्ट है तो, और अगर इनडायरेक्ट है तो, और क्रेडिट कर दोगे, कोई इशू? जी नेक्स्ट देखो, अगर यहां से इन्वेंट्री वापिस आ जाए, अक्सर ऐसा होता है,
कि आपने इशू की, लेकिन आपने ना ज्यादा यूनिट्स इशू कर दिए, तो वहां पे कम यूनिट्स लगे, तो जो यूज होने होंगे वो अपने पास यूज कर लेंगे और बाकी आपको वापस कर देंगे। या ऐसा हो सकता है कि जो आपने इन्वेंट्री इशू की वो आप लोगों ने डैमेज थी या कोई भी ऐसी रीजन थी, तो प्रोडक्शन वालों ने आपको वापस कर दी। तो जब आपके पास इन्वेंट्री वापस आएगी तो आपके पास तो इन्वेंट्री का इनफ्लो हो रहा है ना रॉ मटेरियल का, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वर्क इन प्रोसेस से वापस आ रही है तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल था और एफओएच से वापस आ रही है तो एफओएच क्रेडिट। लेकिन इन्वेंट्री का वापस आना इन्वेंट्री को इंक्रीज कर देगा, तो आप लोगों ने रिटर्न को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करना है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? कोई डाउट किसी को? अब जब ये इन्वेंट्री आपके पास रिटर्न हो गई, देखिए अगर ये गुड इन्वेंट्री होगी तो लाजिम बात है आप अपने पास रख लेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाएगी। लेकिन अगर ये डैमेज है, ये एक्सपायर्ड है ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर क्या आप अपने पास रखोगे? तो फिर आप अपने से भी तो इसको वापस करोगे, उसको जिसे आपने परचेज की थी वेंडर को वापस करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे जी? आपका पेएबल क्रेडिट, सॉरी डेबिट हो जाएगा और रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके पास। कोई डाउट? तो जाके रॉ मटेरियल रिटर्न टू वेंडर। तो जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि ये जो रॉ मटेरियल रिटर्न है ये फ्रॉम प्रोडक्शन है या फ्रॉम स्टोर रूम है, वेयर हाउस है। क्योंकि अगर ये रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस होगा ना तो टू सप्लायर होगा, और अगर ये रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन होगा तो टू वेयर हाउस। तो ये एंट्री रिकॉर्ड करते हुए जरा केयरफुल रहना है आप लोगों को कि रिटर्न रिकॉर्ड कैसे करना है हम लोगों ने। अब एक रिटर्न में आप देखो इन्वेंट्री को डेबिट कर रहे हो, लेकिन दूसरे रिटर्न में इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है आप लोगों की। तो इस बात पर जरूर देख लेना कि रिटर्न कौन सा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, एंट्रीज रिलेटिंग टू। तो लानी बात है, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, सैलरीज रिकॉर्ड करोगे आप लोग। सबसे पहले डेबिट तो सैलरीज को रिकॉर्ड करोगे ना। अब देखिए प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने लेबर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी टोटल आप पे लेते हो, उस टोटल पे में मतलब उसके बेसिक पे भी शामिल है, उसके बोनसेस भी शामिल है, उसका प्रीमियम वगैरह भी शामिल है, ईच एंड एवरीथिंग आप कैलकुलेट कर लोगे और उस अमाउंट के साथ अपना एक्सपेंस जाके रिकॉर्ड कर लो। एम आई राइट? तो जाकर अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दो। फिर अगर इसमें से कुछ डिडक्ट करना है आपने, कोई टैक्स डिडक्ट करना है, कोई प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करना है, तो जो आपने इसमें से डिडक्शंस करनी है वो इसमें से लेस कर दो। तो बाकी अमाउंट या तो आप पे कर दोगे या फिर आपके लिए पेएबल बन जाएगी। कि अगर 100 रुपए की सैलरी है और उस पर 10 रुपीज का टैक्स डिडक्ट करना है, आपने यहां पर 100 रुपए ही लिखने हैं, लेकिन यहां से 10 रुपीज का टैक्स डिडक्ट कर दो और अब आप उसको पे कितनी अमाउंट करोगे, 90। तो आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो 100 की नहीं, वो बेसिकली 90 की आ जाएगी। हाँ, ये 10 भी लाइबिलिटी बन सकती है, ये अब डिपेंड करेगा। सपोज कि अगर ये आपने टैक्स डिडक्ट किया है तो टैक्स पेएबल लिखोगे वो, क्योंकि आपने अपने पास तो रखना नहीं है ना, आपने वो भी गवर्नमेंट को पे करना है, तो यहाँ पे लिख दोगे टैक्स पेएबल। ऑलराइट, कोई प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड पेएबल, जब तक के पे नहीं करते। कोई इशू? क्लियर है अभी ये बात? क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप इसकी पेमेंट कर देते हो तो ये जो आप लोगों ने अपनी लाइबिलिटी बनाई है इस लाइबिलिटी को डेबिट करो और कैश को जाके क्रेडिट कर दो। फिर देखें ट्रांसफर ऑफ सैलरीज टू प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट। क्या अगर ये डायरेक्ट हैं तो कहां जाएंगी, इनडायरेक्ट हैं तो एफओएच, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है तो वहां पे सेलिंग एंड मार्केटिंग है तो उस हेड में चली जाएंगी। और यहां पर सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, मतलब यहां पर जितनी अमाउंट से आपने डेबिट किया था ना उतनी ही अमाउंट से आपने क्रेडिट करना होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि इस टोटल की क्लासिफिकेशंस क्या बनती है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनेगी। बात क्लियर? बात क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन किस चीज में, कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट,
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, और उसमें कंट्रीब्यूशंस पेएबल के तौर पर आपके पास आ जाएगा। जैसे एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या हो सकती है, प्रोविडेंट फंड में जाके कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने ये कंट्रीब्यूशन पेएबल के मतलब प्रोविडेंट फंड, और यहां पर आ जाएगा क्रेडिट पे कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड पेएबल। बात क्लियर? बात क्लियर? नेक्स्ट वन, एंट्रीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में पहली चीज, प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट करोगे। एक्चुअल जो आप लोगों के ओवरहेड हुए हैं, तो एक्चुअल या तो पे कर चुके होंगे या फिर वो आप लोगों के लिए पेएबल होंगे, और इनको क्रेडिट करोगे। तो डेबिट किसको करोगे, वर्क इन प्रोसेस को और इनको। और अगर फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड जाके देखो कि अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड हैं तो उसका उलट हो जाएगा। अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होंगे तो आप लोगों ने उलट कर देना है, अंडर एब्जॉर्ब्ड होंगे तो ये वाली एंट्री आ जाएगी। कोई डाउट? अच्छा, अब जब आप लोग ले ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड गुड्स टू फिनिश्ड गुड्स, तो वर्क इन प्रोसेस को आपने क्रेडिट करना है, और फिर इन फिनिश गुड्स को जाकर आप लोगों ने सेल कर देना है। तो ऐसी सिचुएशन में फिनिश गुड्स क्रेडिट, और जब सेल कर लोगे तो कहां रिकॉर्ड करोगे? और अब ये कॉस्ट की डिफरेंट चीज होगी, लेकिन जिस अमाउंट पे सेल कर रहे होगे वो डिफरेंट चीज है, तो दो एंट्रीज रिकॉर्ड करना। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, एक तो आप लोगों ने अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, एंड सेल्स को क्रेडिट करना है सेलिंग प्राइस के साथ। दूसरा, आप लोगों ने अपनी फिनिश्ड गुड्स को क्रेडिट करना है, और इसको लेके जाना है कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के साथ। बात क्लियर? बात क्लियर? चले नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि जब कॉस्ट ऑफ सेल पहुंच गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल ने कहां जाना है, इनकम स्टेटमेंट में, और कॉस्ट ऑफ सेल पहले डेबिट हुई पड़ी है, अब क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और यहां पे कहता है क्लोज सेल्स अकाउंट। तो जब सेल्स अकाउंट की क्लोजिंग होती है, तो आपके पास देखो, वैसे सेल्स की नेचर क्या है आपके पास, क्रेडिट। तो जब इसकी क्लोजिंग करोगे तो सेल्स अकाउंट को डेबिट, और इसको कहां पर लेकर जाओगे, ये अगर जाता है सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाते, यहाँ ये इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनती, तो ये चीज गलत लिखी हुई थी यहाँ पर। देखो ना, कॉस्ट ऑफ सेल खुद इनकम स्टेटमेंट में गई हुई है, तो फिर ये दोबारा से सेल्स को भी कॉस्ट ऑफ सेल में जाके कैसे रख रहे, इसने भी बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में ही जाना है। ओके, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।